गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर कि आज की क्लास में ओनली फॉर क्या होगा, धुआं धुआं होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो है ना सर कि बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग, लेकिन हमारा आदत क्या है सर, गुड इवनिंग का, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है सर, लेकिन आज की क्लास को ना एकदम तांडव क्लास बनाना है सर, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का टॉप लेवल का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है। और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज हो गया शुरू, ठीक है। तो ये क्लास आप डेली कीजिए। एक दिन हिंदी का क्लास चलेगा, एक दिन आपका सोशल साइंस का क्लास चलेगा सुबह में, और शाम में 8 बजे क्लास आपको मैथ और साइंस का चल रहा है, ठीक है। तो सारे क्लासेस को आप करते रहिए, धुआं धुआं, फिर क्वेश्चंस इतना से बाहर आएगा ही नहीं सर। पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, अब की बार 482 से भी पार होगा सर। बस शिद्दत से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, और भाई से भाई हाथ मिला करके आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना सर। तो सारे क्लासेस को करते रहना, इतना से बाहर नहीं आएगा। चलिए सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और सामाजिक विज्ञान का और पिछले सारे क्लासेस नहीं देखे हैं ना जो लोग, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सामाजिक विज्ञान के प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और सारे क्लासेस का आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चंस नंबर 1 कहता है ना, आज की क्लास का पहला क्वेश्चंस कहता है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर हमारा भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। तो हमसे सवाल क्या है ना कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। ये सवाल जो है ना सर वो आपको दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ देता है, ठीक है सर। तो हमें क्या बोलना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। एकदम शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। और जिनका बाबू सोना का कॉल आता है ना, मैसेज आता है ना, उसको स्टॉप कर दो अभी, हाँ, वरना तुमको स्टॉप कर देंगे रे भाई। हाँ है, फेल करोगे ना तो वह छोड़ के भाग जाएगी, इसलिए उसको भी बंद कर दो, म्यूट कर दो ना भाई। हाँ आ जाना। तो क्या बोलता है सर समझ गया ना। नहीं मानता है तो ये वाला वीडियो का लिंक शेयर कर दो उसके पास भी, वो पढ़ते रह जाएगी अपने। कहता है ना सर कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। मैंने क्या बोला, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश के कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इन सभी का जीवन यापन कृषि से होता है। मतलब देश में 70% लोग ऐसे हैं जिनका जीवन कृषि पे आधारित है, और उनका जीवन, पूरे परिवार का जो पालन पोषण होता है वो कृषि पे होता है। तो मैंने यही बोला है सर कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है। कहता है देश के कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इन सभी का जीवन यापन कृषि से होता है। मतलब देश में 70% जो लोग हैं ना वो कृषि से जुड़े हुए हैं, और उन सभी का जो जीवन यापन होता है वो कृषि से ही होता है। कहेगा सर जो बिजनेस करता है, मोदी खाना जी का दुकान दिला है, ओकर जीवन कैसे यापन होता है? अरे भाई उनका मोदी खाना का दुकान तबे चलेगा, हल्दी तेल लहसुन तबे बिकेगा जब किसान लोग उगाएगा। तो इसलिए कहता है सर बड़े बड़े उद्योग जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे आना। अब पैराग्राफ को क्या करना है, चेंज। पैराग्राफ चेंज करना मतलब समझता है, जैसे ये वाला लाइन में ये वाला लिखा हुआ, ठीक है। अब देखना यहां पर ये लाइन से खत्म हो गया, अब इसका जस्ट नीचे वाला लाइन में आना है। इसका जस्ट नीचे वाला लाइन में आना है और लिखना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। मतलब भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। मतलब भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय आय है ना वो कृषि से प्राप्त होती है। कहता है उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। मतलब उद्योग जो है ना, बड़ा बड़ा उद्योग जो है ना सर, उसमें कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? तो आपका कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। कहाँ से होती है? कृषि से होती है। इसीलिए बोला जाता है
इसीलिए बोला जाता है सर, 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 हाँ इसीलिए बोला जाता है सर कि भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है और इसलिए कृषि देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। कृषि जो है सर वो देश के विकास के लिए आधार कहा जाता है। अगर कृषि के ही द्वारा देश का विकास होता है, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि सही तरीका से नहीं हो पाएगा तो देश का विकास कैसे होगा, क्योंकि कृषि जब सही प्रकार से नहीं हो पाएगा तो बड़े बड़े उद्योग में कच्चा माल कैसे जाएगा, और जब तक कच्चा माल नहीं जाएगा तो ये उद्योग कहाँ से चलेगा, बंद हो जाएगा उद्योग। और जब उद्योग बंद होगा सर तो करोड़पतियों का क्या हाल होगा, करोड़पतियों का डाउन जाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है सर कि हमारा देश का विकास का सबसे मुख्य आधार है कृषि। क्या है? कृषि। क्योंकि देश के 70% लोग ऐसे हैं जो कृषि पे क्या है? आधारित है। मतलब पूरे देश में 130 करोड़ प्लस जनसंख्या का जो देश है इसमें 70% ऐसे परिवार से आते हैं जिनका परिवार कृषि पे आधारित है। अब सोचो कि 70% का परिवार कैसे चलेगा जब कृषि नहीं रहेगा तो इसीलिए बोला जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इन सभी का जीवन यापन कृषि से होता है। यहां तक तो एकदम कंप्लीट हो गया होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। मेरे साथ बोलना, भारतीय अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो कृषि पे आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इन सभी का जीवन यापन कृषि से होता है। फिर कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। इसलिए कृषि देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, थोड़ी सी गौर करना। देखो सबसे बड़ी बात यह है ना सर कि जो अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप YouTube से भी लिख सकते हैं। आप YouTube से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप YouTube से नहीं लिखना चाहते हैं सर तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला। क्योंकि साइंस में 110 क्वेश्चन करवा रहा हूं सब्जेक्टिव। टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो उसका PDF आपको अब मिलना स्टार्ट हो गया। सर वो कहां मिलेगा? देखिए जो ये सब क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना इसका आप अगर नहीं लिखना चाहते तो इसका PDF आपके पास मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? तो मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया हूं, ठीक है ना। क्या बनाया हूं? प्राइवेट ग्रुप बनाया हूं, ठीक है। ये प्राइवेट ग्रुप जो है सर वो आपको ऑल सब्जेक्ट का आने का मतलब है ना सर कि आपको सिर्फ संस्कृत और नॉन हिंदी को छोड़ करके और इंग्लिश को छोड़ करके, मतलब मैथ्स का और आपको साइंस का और आपको हिंदी का और आपको सोशल साइंस बोले तो SST का, ये सभी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स PDF, ठीक है। ये PDF में ओनली फॉर आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो YouTube पे करवा रहा हूं, और कुछ और रहेगा जिसको मैं इंपॉर्टेंट ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सारे क्लासेस मानिए YouTube वाला ही PDF भेजूंगा, ठीक है। जो लोग YouTube से नहीं लिखना चाहते हैं वो लोग, तो उसका PDF आपको मिलेगा कहां पे? तो प्राइवेट ग्रुप में। ये प्राइवेट ग्रुप जो है सर वो WhatsApp ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप में ज्वाइन होइएगा ना तो आपका नंबर कोई देखेगा ना तो आप किसी का नंबर देखिएगा। ये हाइड ग्रुप होगा, ठीक है। ना तो आप किसी का नंबर देखिएगा ना तो आपका कोई नंबर देखेगा, सिर्फ हम देखेंगे सभी का नंबर, ठीक है। वो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको पे करना पड़ेगा सर एक छोटा सा रकम। क्योंकि भाई देखो मैं PDF अपने हाथ से बनाता हूं, ठीक है। ये सारे मैं अपने हाथ से लिखता हूं क्योंकि सर मैं किसी का परिभाषा कॉपी नहीं करता हूं और मैंने ना ही टाइपिंग कराता हूं। क्यों? क्योंकि टाइपिंग कराएंगे तो वो बुक वाला परिभाषा लिख देगा, ठीक है। अगर हम बैठ के टाइपिंग कराएंगे इससे पक्का कि इतना देर में हमें नहीं लिख देंगे। तो इसलिए सर इसका टाइपिंग में खुद से मैं लिखता हूं, अपने हाथों से PDF बनाता हूं। ये सब सारे PDF का, ये सब सारे जो है ना लिखा हुआ पेज का PDF आपको मिलेगा ये प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है। और साथ ही आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले
मैं कुछ ना कुछ भेजता हूं तो ये प्राइवेट ग्रुप में उसका चला जाएगा, ठीक है, एग्जाम के 30 मिनट पहले। इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र पे करना पड़ेगा 99 रुपया, ओनली फॉर 99 रुपया। और ये 99 रुपया पे कहाँ करना है, कैसे क्या करना है, ये 99 रुपया आपको इस नंबर पे करना है 7295 047, ठीक है, और ये 33 7, ये नंबर पे आपको 99 रुपया पे करना है। और 99 रुपया पे करके इसी नंबर पे फोन पेटीएम सब कुछ चलता है, इसी नंबर पे पेमेंट करके और यही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। चाहे आप किसी से भी पेमेंट करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी नंबर पे क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है और यही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जब पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में जुटना है, प्राइवेट ग्रुप में जुटना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, जब प्राइवेट ग्रुप में जुटना है इधर से आप मैसेज करिएगा तो फिर हम इधर से आपको ओके लिख देंगे। जैसे ओके लिख देंगे तो आपके मिनट भर में सारे पीडीएफ आपके पास जाता रहेगा, ठीक है सर, सारे पीडीएफ आपके पास जाता रहेगा, ठीक है ना। तो सभी का सभी पीडीएफ आपके पास जाते रहेगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना सर। ये प्राइवेट ग्रुप में जुटने के लिए आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा। और इस नंबर पे लोग कॉल नहीं करेगा, ऐड कॉल इस नंबर पे कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करेगा, व्हाट्सअप पे मैसेज करेगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर ये नंबर मेरे पास नहीं रहता है, जिसके पास ये नंबर रहता है सर थोड़ी सी, क्योंकि बेचारा इसका ऑफिस टाइम 9 से 9 होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग कॉल ना करिए तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सअप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, आप सबका समस्या सोल्व हो गया। और जिनको लगता है सर मैं अपने हाथ से लिख लूंगा यूट्यूब से, तो आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन होइए, एकदम सिंपल बात है सर। क्योंकि देखो बस वो उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करना नहीं चाहता है, तो ज्वाइन होइए, ठीक है ना। आइए अगला सवाल सर, अगला सवाल तो ये हो गया था। अगला तरफ हम लोग आते हैं। कहता है उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। उदारीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, ये उदारीकरण को परिभाषित करे। उदारीकरण क्या है, सबसे पहले ये समझना है उदारीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, ठीक है। अब देखना, कहता है ना सर कि उदारीकरण वह अर्थ है, उदारीकरण वह अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां में विशेष छूट प्रदान करना सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां में विशेष छूट प्रदान करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण किसे कहते हैं सर, तो उदारीकरण वह अर्थ है, उदारीकरण वह अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां में विशेष छूट प्रदान करना, इसे उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण किसे कहते हैं सर, तो कहता है उदारीकरण वह अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां में विशेष छूट प्रदान करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। तो उदारीकरण किसे कहते हैं सर, तो सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां में विशेष छूट प्रदान करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है ना कि भारत के प्रमुख 4 राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम लिखे। क्या बोला, सवाल बड़ा भयानक बोला है सर, और सवाल बड़ा तागड़ा भी बोला है। भयानक के साथ साथ ये सवाल तागड़ा भी है सर, ठीक है। लेकिन ये कैसे तागड़ा बन गया, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले तो तागड़ा बन ही जाएगा। क्योंकि सर अधिकतम क्वेश्चंस जो आता है आपके एग्जाम में वो सारे एकदम लॉजिकल क्वेश्चंस आता है। क्योंकि एसएसटी जो है ना सर, वो रटने का चीज़ तो है ही है, क्योंकि एसएसटी जो एक प्रकार से कहानी है। तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आता है जो लॉजिकल हो, जिसको आदमी अगर अच्छा बच्चा रहेगा, सोचने लायक बच्चा रहेगा, तो खुद से सोच के उसका आंसर दे देगा, ठीक है। आ जाना, कहता है क्या सर कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम लिखे। मतलब भारत में 4 वैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखे जो एकदम प्रमुख है। भारत में 4 वैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखे जो एकदम क्या है सर, ये प्रमुख है, ठीक है। आ जाना, कहता है पहला क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। पहला क्या है, तो यहाँ पे देख लेना, भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम निम्नलिखित है। मतलब हम यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं, लेकिन इसका नाम निम्नलिखित है, ठीक है। लेकिन हम लिखेंगे कितना, 4 को लिखेंगे। कहता है सर क्या कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली,
हमें क्या बोला कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम लिखे। तो पहला क्या है सर कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। फिर क्या कहता है सर, नेताजी, दूसरा नंबर में क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, ठीक है सर। फिर बोलता है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है सर, तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ सर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र बोले तो मुंबई, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, महाराष्ट्र में। चौथा अन्नादुराई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है सर, तो ये चेन्नई में है। तो ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र, अन्नादुराई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, चेन्नई। चलिए सर, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सर, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल पूछ ले है। कहता है मनरेगा क्या है, मनरेगा समझता है, क्वेश्चन नंबर 4 के आना। कहता है मनरेगा क्या है, मनरेगा समझता है नहीं। जो गांव में मनरेगा के माध्यम से मिट्टी भराई करता है, मुखिया जी जो मिट्टी का भरवाई करता है, नहर पुल बनवाता है मनरेगा के माध्यम से। तो मनरेगा जो है सर वो हमारे देश में ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए एक योजना बनाया था, जिस योजना का नाम है मनरेगा, ठीक है ना। हमारी सरकार ने ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के एक योजना बनाया था, जिस योजना का नाम है मनरेगा योजना। ये मनरेगा योजना के तहत में साल में कम से कम 100 दिन रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत से, ठीक है। तो मनरेगा क्या है सर, ये रोजगार देने का एक बेहतरीन योजना के तहत से बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, सब नेताजी क्या हो गया, बाढ़, सब मुखिया हो गया चोर हो गया सर। क्या करने लगता है, मजदूर से को नहर पुल नहीं भरवाएगा, सब जेसीबी से भरवाएगा और जाके मेंशन करता है कि हमने मजदूर से भरवाया, और जाके मनरेगा में इसको मेंशन कर देता है। मनरेगा के माध्यम से इसको क्या पैसा निकल जाता है, लेकिन इसमें एक मजदूर को भी रोजगार नहीं मिलता है। मनरेगा से जितना भी काम होता है, अगर आपके क्षेत्र में अगर काम हो रहा है मनरेगा से, तो आप अगर आपके जो नेता है अगर वो बुलडोजर से या जेसीबी से अगर उसका खुदाई कर रहा है, तो आप उस पर FIR दर्ज कर सकते हैं, उस पर आप एप्लीकेशन नोटिस डाल सकते हैं। क्योंकि मनरेगा का माध्यम, मनरेगा जो है सर वो हमारे देश में रोजगार देने का एक योजना आया था, जिसका नाम है मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा जो है सर वो मजदूर के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, नहर पुल भरवाया जाता है, और वो मजदूर के खाते पे ही पैसा आता था पहले, ठीक है। तो वो हम लोग का एक योजना है, ठीक है, योजना है। कहता है सर मनरेगा क्या है, तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, ठीक है। मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। कम से कम 365 दिन में कम से कम 100 दिन रोजगार देने के लिए 100 दिन के लिए रोजगार देने की एक व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। जब मनरेगा में आप काम कीजिएगा तो आपका एक न्यूनतम मजदूरी भी क्या रहेगा सर, निर्धारित रहेगा, ठीक है। तो मनरेगा क्या है, तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा जो है वो मनरेगा ग्रामीण में रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा ग्रामीण में रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण को कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी सरकार दे चुकी, न्यूनतम मजदूरी भी सरकार मेंशन कर दी है। तो मैंने क्या बोला सर कि मनरेगा जो है वो रोजगार देने का एक योजना है जो सरकार कुछ दिन पहले चलाए थे। ये मनरेगा में सिर्फ मजदूर लोग काम कर सकता है, वो भी ग्रामीण मजदूर, ना कि जेसीबी से नकारा कोड़ दी जवानी राजा जी, चल जब पागल हो जी बेकार है बेवकूफ। देखो इधर कहता है सर मनरेगा, सॉरी सर माफ करना, कहता है मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है।
मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की एक व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। तो मनरेगा क्या है सर? तो मनरेगा एक योजना है जो रोजगार देने की क्या है, एक योजना है जिसमें कम से कम 100 दिन रोजगार देने का एक व्यवस्था है। इसके लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी भी क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। अगला सवाल कहता है प्रति व्यक्ति आय क्या है? कहता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? कहता है प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। मैंने क्या बोला सर कि प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है जिसमें कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल बचता है उसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं सर? कहता है प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति जो आय है वो देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। मतलब कहने का सेंस है जो बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कहता है प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है जिसमें कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पे, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल बचता है उसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो मैंने आपको क्या बोला है सर कि प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की कौन सी आय है? बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी बोलो ना, औसत आय है जिसमें कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल बचता है उससे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। चलिए इसको याद कर लेना, ठीक, इसको याद कर लेना, आंसर बन जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। तेरी बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलिए अगला सवाल नंबर 6 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि सवाल जो है ना वो बड़ा मजेदार है। कैसे मजेदार है सर? मैंने इसको मजेदार बना दिया। कहता है ना सर, विकसित देश तथा अविकसित देश में दो अंतर लिखे। हमारे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो विकसित देश है और कुछ अविकसित देश है। ठीक है, तो विकसित देश और अविकसित देश में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है ना रे, हाँ। तो क्या कहता है सर, विकसित देश और अविकसित देश में दो अंतर लिखे। तो विकसित देश तथा अविकसित देश में निम्नलिखित अंतर है। विकसित देश और अविकसित देश में निम्नलिखित अंतर है, लेकिन हमको बताना कितना है, दो अंतर बताना है। आ जाना, एक साइड लिखना विकसित देश, दूसरे साइड लिखना अविकसित देश। कहता है सर विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। मतलब विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो अधिक होती है। विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो अधिक होती है। अविकसित देश में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। अविकसित देश में प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो कम होती है। विकसित देश में लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। मतलब विकसित देश में लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। क्या बोला सर? बोला ना कि विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर जो होता है सर वो उच्च होता है। सिंपल बात है, जिसके घर में पैसा ज़्यादा रहेगा रहन सहन बढ़िया रहेगा, जिसके घर में पैसा नहीं रहेगा उसका रहन सहन कम रहेगा। अच्छा सर,
जिसके घर में पैसा ज़्यादा, पॉकेट में पैसा ज़्यादा, खाएगा अच्छा अच्छा चीज़, पॉकेट में पैसा कम खाएगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ नहीं खाएगा, ठेला वाला खाएगा। जिसके पास बढ़िया जीएफ, अब बढ़िया पैसा, तो जाएगा 5 स्टार होटल। अब बढ़िया जीएफ नहीं रहेगा, खाली पैसा रहेगा ना भर पॉकेट, जाएगा 5 स्टार। हाँ, एकदम तो खूब मज़ा आता है। यही तो ज़िंदगी है सर। ऐसे ऐसे बातों में बच्चा का एनर्जी आ जाता है। बकलोल, हमको लग रहा है बेहोशो आदमी के मुँह पे जाकर बोलेंगे ना कान में, जा कैसे फूके, ए जीएफ मिल गया, उठ जाओ, तुरंत उठ जाएगा फुड़फुड़ा के। तो ये सब बात में एनर्जी खूब होता है सर। इसीलिए बात ये सबको ना कभी कोई मैं आपके बीच लाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कुछ इधर कुछ उधर हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो फिर इस दिमाग को मेरे पास लाने के लिए ऐसे ऐसे शब्द कभी कभी यूज करता हूँ। इसके लिए आपको बुरा भी लग जाता है कुछ बच्चे को, लेकिन कोई बात नहीं है। बुरा सभी बच्चे सभी मेरे भाई हैं, सभी आ जाना। कहता है विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, आप विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है और विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। आप विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है और विकसित देश के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। ठीक है सर। अब विकसित देश में कौन कौन आता है? तो विकसित देश में आता है अमेरिका, विकसित देश में आता है अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ये सब विकसित देश है सर। आप विकसित देश कौन है? नेपाल, जनसंख्या कम है, आप विकसित गरीब देश है। भूटान, ये सब गरीब देश है सर। तो इसीलिए एक बार मेरे साथ आना। बोला विकसित और अविकसित देशों में अंतर। पहला क्या है सर? विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, आप विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, आप विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। फिर बोला क्या सर? अमेरिका, जापान, ETC सब हो गया। ठीक है ना। तो अब आपका आज की क्लास इतना ही रहेगा सर। फिर मिलते हैं आप सबको बीच हम अगली क्लास में। लगातार ये सब सीरीज और बढ़ता जाएगा सर। नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ाएंगे, क्योंकि सर अभी थोड़ा सा प्लान बन रहा है। क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चंस मैं लाता हूं सर, उसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा शोधन करता हूं। मैं देखता हूं कि पिछले 15 साल से 20 साल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ सर। क्योंकि मेरा विश्वास जो है ना सर, मैं विश्वास तोड़ना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि आप अपना मैं 100% दे रहा हूं, तो आपका अभी 110% देना दायित्व बनता है। ठीक है। बस 10% चैनल के प्रति प्यार देना है, इसके साइंस क्लासेस के परिवार के प्रति ध्यान देना, और 100% अपने करियर के प्रति ध्यान देना। और मेरा जो 100% है सर, बस वो आपके भविष्य के प्रति है सर। इसका मतलब 200% जब हो गया तो तुमको टॉपर बनने से कोई रोकेगा नहीं? रोकेगा रे बाबा। बस तुम पढ़ो दिल से, तुमको कोई नहीं रोकेगा सर। हाँ, तो थैंक यू सर, लव यू। क्लास अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना, क्लास खराब भी लगा तो भी कमेंट करना सर, लेकिन जरूर करना। ठीक है सर। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।